ढेर सारी खबरें हैं आपके लिए, लेकिन शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली से, जहां मौसम में बदलाव के साथ ही दिल्ली की हवा भी एक बार फिर खराब हो रही है। दिल्ली में हर तरफ धुंध ही धुंध दिखाई दे रही है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अधिकारियों को प्रदूषण नियंत्रण के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने दिल्ली के सभी 13 हॉटस्पॉट्स पर विशेष अभियान चलाने के लिए कदम उठाने के लिए कहा है। दिल्ली में 13 इलाकों को में AQI इस वक्त 300 के पार पहुंच चुका है। 13 हॉटस्पॉट्स के लिए कमेटी भी बना दी गई है और इसकी ड्रोन से निगरानी की जाएगी। दिल्ली के अंदर प्रदूषण का स्तर अगर ओवरऑल देखें तो पुअर कैटेगरी में पहुंच चुका है, लेकिन दिल्ली का AQI पुअर कैटेगरी में होने के बावजूद दिल्ली के अंदर 13 ऐसे स्थान हैं जहां पर AQI का स्तर धीरे धीरे 300 के पार पहुंच चुका है। लेकिन दिल्ली की हवा ही नहीं, अब पानी भी खराब हो चला है। दिल्ली में यमुना नदी में एक बार फिर जहरीले झाग दिखाई दे रहे हैं। जहरीले झाग की मोटी परत ने यमुना को अपने आगोश में ले लिया है। यमुना में काफी दूर तक झाग ही झाग है। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की माने तो पिछले साल के मुकाबले इस साल यमुना का पानी और भी ज्यादा प्रदूषित हो चुका है। मैं इस वक्त दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में हूं, जहां पर हमेशा छठ पूजा के लिए घाट बनाने की तैयारी होती है, घाटों का यहां पर सौंदर्यीकरण होता है। लेकिन मैं इस तरफ को जा रहा हूं और आप देखेंगे यहां पर यमुना की हालत इस वक्त इतनी खतरनाक हो चुकी है। भैया इस तरफ को चलिएगा, मैं दिखाना चाह रहा हूं इस तरफ, क्योंकि झाग के बीच में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि झाग की जो स्थिति है इस वक्त पूरी दिल्ली में खतरनाक हो चुकी है। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में दूर तक आपको झाग दिखाई देगा और मैं इसलिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए इतना झाग जो है मेरे अब नाव को यहाँ पर डुबोने लगा है झाग, क्योंकि झाग को देखते हुए ये कंडीशन यहाँ पर जो आ रही है वो और ख़तरनाक है। क्योंकि रेजिडेंशियल जो इलाके होते हैं दिल्ली की यमुना नदी के आसपास के, उन इलाकों से ये जो कंडीशन देखिए झाग अब आने लगा है। इस तरफ को चलिएगा भैया और इधर को चलिए, तो देखिए ये झाग जो है अब नाव के ऊपर आने लगा है और मैं बैठा हूँ यहाँ पर, नाविक जो मेरे साथ हैं वो हैं और हम इसलिए इसे दिखा रहे हैं क्योंकि दिल्ली के रेजिडेंशियल इलाकों से ये पूरा जो गंदा पानी होता है, मैला पानी होता है, वो इन यमुना नदी पर गिरता है और उसके बाद की जो कंडीशन है वो ये दिख रही है। क्योंकि झाग जो है हमेशा की तरह नहीं बनता, लेकिन इस बार अक्टूबर से झाग बनना शुरू हुआ है और दावा किया जाता है कि छठ पर्व पर छठ घाट को बनाया जाएगा। लेकिन छठ घाट कैसे बनेंगे जब इस तरह की कंडीशन होगी? यहाँ को इधर को और नीचे जाइएगा, कितना आगे तक जा सकता है? देखिए यहाँ से अब नाव भी चलने के लिए यहाँ पर नाविक जो है वो भी मना कर रहे हैं कि हम यहाँ से आगे नहीं ले जा सकते, क्योंकि जो झाग की स्थिति है वो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। क्योंकि कैमरामैन युगल बिल्कुल क्लोज फ्रेम रखिएगा। ये देखिए स्थिति झाग की यहाँ पर ऐसी है और ये सब इसलिए क्योंकि जब दिल्ली में सफाई के दावे किए जाते हैं, यमुना नदी पर सफाई के दावे किए जाते हैं, लेकिन अब स्थिति ऐसी है। इधर पराली और प्रदूषण को लेकर सियासी संग्राम के बीच हरियाणा ने एक बड़ा फैसला किया है। हरियाणा के नए CM नायब सिंह सैनी ने कहा है कि जो किसान हरियाणा में पराली जलाएंगे उनसे सरकार फसल नहीं खरीदेगी। इसके अलावा पराली जलाने वाले किसानों पर हरियाणा में FIR भी होगी। CM नायब सैनी ने कहा है कि हरियाणा के किसान बेहद जागरूक हैं और वो पराली नहीं जलाएंगे। हमारे हरियाणा के किसान बहुत ही जागरूक हैं। मैं तो बहुत हमारे किसानों को प्रणाम करता हूं। मैं इसलिए करता हूं कि जो भी बात हम बोलते हैं उसको वो अक्सर लागू करते हैं। कोई भी हमारा किसान पराली नहीं जलाएगा। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस बात से हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब अवगत कराएंगे। इधर पराली पर पंजाब के CM भगवंत मान ने PM मोदी पर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि मोदी जी यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं तो धुआं क्यों नहीं। देखो ये पराली का मुद्दा जो है ये एक स्टेट का नहीं है मुद्दा, ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया का है। इसके लिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, प्रधानमंत्री जी अगर यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, ऐड आती है ना पापा युद्ध रुकवा दिया था मोदी जी ने, तो यहाँ का धुआं नहीं बंद करवा सकते। बिठाओ, सारी स्टेटों को बिठाओ, बुलाओ और कंपनसेशन दो
उसके नतीजे साइंटिस्टों को बुलाओ। तो आखिर पराली का पूरा पंगा क्या है? इतना कुछ होने के बाद भी बवाल खत्म क्यों नहीं हो रहा? पटियाला से हमारे सहयोगी आकाश ने ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। देखिए पंजाब में कैसे जलाई जा रही है पराली। तमाम दावों के बावजूद पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में आज भी किसान पराली जला रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके पास इससे इतर कोई समाधान नहीं है। इस समय हमारी मौजूदगी पटियाला में है और यहां मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं उस पराली की जिसे अभी कुछ देर पहले ही एक किसान ने जलाया है और उसने कहा, साफ तौर पर कैमरे पर कहा कि उसके पास कोई समाधान नहीं है, उसे आलू बोना है और सरकार तमाम दावे तो करती है लेकिन किसी दावे का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब प्रैक्टिकलिटी की बात आती है तो ये सारे दावे औंधे मुंह गिर जाते हैं। हमने देखा कि किस तरह से न सिर्फ पूसा के सॉल्यूशन की बात कही जाती है बल्कि तमाम तरीके की मशीनों के सहारे कहें कि जो रेसिड्यू है, जो पराली है, उसको इकट्ठा कर सरकार को देने, फैक्ट्रियों तक पहुंचाने तक की बात कही जाती है। लेकिन किसान कहते हैं कि ये समाधान नहीं है, स्थिति और बदतर होने वाली है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। लेकिन पंजाब की जो तस्वीर है, जिस तरह से हमने साल 2023 में देखी, 2022 में देखी, वैसी ही 2024 में भी देखने को मिल रही है। दिल्ली के प्रदूषण पर गोपाल राय से हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। आज जो इमरजेंसी मीटिंग आप लोगों ने बुलाई, उसमें क्या मुख्य अगर कहें 3 बड़े फैसले लिए जिससे कि राहत मिलेगी? देखिए, दिल्ली के अंदर अब मौसम विपरीत हो रहा है। बारिश बंद हो चुकी है, हवा की गति कम हो रही है और टेम्परेचर डाउन जा रहा है। ऐसे में जो पोल्यूशन के कण वायुमंडल में फैल जाते थे वो नीचे आ रहे हैं। उस कारणों से अब दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, प्रदूषण का स्तर है, पुअर कैटेगरी में पहुंच गया। लेकिन हम कुछ जगहों पर देख रहे हैं कि पुअर कैटेगरी से भी ज्यादा जो है प्रदूषण का स्तर दिख रहा है, जिसको हम हॉट स्पॉट कहते हैं। तो उन 13 जगहों को आइडेंटिफाई किया गया। वहां पे प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए और ज्यादा क्या एफर्ट किया जाए, उसके लिए आज हमने बैठक बुलाई थी, जिसमें 3-4 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। पहला ये तो कि हर हॉट स्पॉट के लिए अलग कार्य योजना बनाई जा रही है। दूसरा, इस कार्य योजना को लागू करने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी, अलग अलग 13 हॉट स्पॉट पे 13 कमेटी बनाई गई है, जिसमें जो डीसीएमसीडी है उसको इंचार्ज बनाया गया और डीपीसीसी के मेंबर्स, इंजीनियर जो हैं वो उसकी कमेटी के हिस्सा होंगे। कल से सभी जो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी हैं ग्राउंड विजिट करेंगी और वहां जो जो जरूरी कदम है सभी डिपार्टमेंट्स मिल करके आगे बढ़ाएंगे। खासतौर से जो डस्ट पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए पीडब्ल्यूडी की तरफ से 80 मोबाइल एंटी स्मॉग गन वहां अलग अलग जगहों पे डिप्लॉय जो है वो की जा रही है, जिससे कि वहां जो डस्ट पोल्यूशन है उसको जो है वो कंट्रोल किया जा सके। चलिए अब बात कर लेते हैं बाजार की। आज बैंकिंग शेयरों के दम पर बाजार में शानदार रिकवरी देखने को मिली है। 3 दिनों के गिरावट के बाद बाजार आज बढ़त पर बंद हुआ है। सेंसेक्स 218 पॉइंट चढ़कर 81,225 पे, तो निफ्टी 104 पॉइंट चढ़कर 24,894 पर बंद हुआ। डिटेल के साथ हमारी सहयोगी कंचन हमारे साथ है। कंचन, किन शेयर्स में आज गिरावट रही और कहां पर अच्छी तेजी देखने को मिली इस आज के बाजार में? सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। तो सबसे पहला नाम आता है एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक में आज अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली थी, अप्रॉक्सीमेटली 6% की। विप्रो में एट द सेम टाइम 4% अपसाइड। आयशर मोटर में भी 3% का एक ऊपरी स्तर हमें देखने को मिला और आईसीआईसीआई बैंक भी करीबन 3% की बढ़त के साथ आज बंद हुआ है। लेकिन लूजिंग पॉकेट की तरफ इस टाइम पे नजर डाली जाए तो सबसे पहला नाम आता है इन्फोसिस का, करीबन 4.5% की गिरावट। कल इसके नतीजे भी कंपनी ने घोषित किए थे, जिसका एक रिफ्लेक्शन आज हमें नंबर्स में देखने को मिला है। ब्रिटानिया में 2%, एशियन पेंट्स में 2% और नेस्ले में भी करीब 1.5% की गिरावट रही है। मिड कैप 100 की बात करी जाए तो गेनिंग साइड में मैज़गॉन में करीबन 7% का एक अपसाइड आज देखा गया है। पेटीएम में 5%, एसजीएवन में 3% और एनएमडीसी में भी करीब 3% की एक बढ़त देखने को मिली है। लेकिन लूजिंग साइड की इस टाइम पे बात कर लेते हैं। आईजीएल करीबन 10.5% की गिरावट। इसके अलावा सुप्रीम इंडस्ट्रीज में 3% की गिरावट, सीजी पार में 2.5% की गिरावट, आरवीएनएल में भी करीब 0.25% की आज गिरावट हमें देखने को मिली है। लेकिन ओवरऑल जो इंडाइसेस की बात करी जाए, हम कह सकते हैं कि एक हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन बाजार के लिए एक अच्छा सत्र रहा है। जी शुक्रिया कंचन इस अपडेट के लिए। इधर कंप्लीट सर्कल्स के मैनेजिंग पार्टनर एंड सीईओ गुरमीत चड्ढा का कहना है कि
Q2 नतीजों पर निष्कर्ष निकालना अभी जल्दबाजी होगी। साथ ही उन्होंने बैंकों के नतीजे बेहतर होने की उम्मीद जताई। हमने एक 10% करेक्शन देखा ही नहीं है, पता नहीं कितना समय हो गया है। और अभी भी आप देखिए, एक साल का रिटर्न देखिए निफ्टी का शायद 22-23% है। YTD देखेंगे अगर जनवरी से लेकर अभी तक, अभी भी 13-14% है। तो मेरे हिसाब से करेक्शन हेल्दी है और कुछ सैनिटी मार्केट में वापस लाता है। इसका बॉटम गेस करने की जरूरत नहीं है। मेरा मानना है बुल मार्केट के करेक्शन भी शार्प होते हैं और उतना ही स्टीप बाउंस भी आता है। हमने देखा है कई बार, हमने इलेक्शन डे वाले दिन देखा है, जब वॉर रिलेटेड न्यूज आती है तब देखा है। तो बाउंस बैक भी शार्प आएगा। और अभी फेस्टिव सीजन थोड़ा अर्ली है, थोड़ा कमेंट्री बजाज ऑटो की नेगेटिव आई कि इतना अच्छा सेल नहीं है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है ग्रोथ मोमेंटम स्लो हुआ है, वो मेरे आपसे ज्यादा वरी है। दूसरा, अमेरिकन बाजार जो है, जो हम बार बार चाइना फैक्टर बोल रहे हैं, वहां पे शायद बाजार ट्रम्प की विक्ट्री शायद धीरे धीरे शायद प्राइस कर रहा है। अगर आप बेटिंग मार्केट की लीड्स देखें और यूएस मार्केट्स को देखें, तो अगर ऐसा सिनेरियो प्ले आउट होता है, तो जब पिछली बार ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आई थी तो चाइना, मेक्सिको वगैरह के लिए अच्छा संकेत नहीं था। तो मुझे लगता है इसको बहुत ज्यादा हमें एक्स्ट्रापोलेट नहीं करना चाहिए। तो बाजार में कब तक चलेगा करेक्शन? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। आज का आवाज अड्डा जो कि बाजार पर फोकस होगा और बात होगी कि करेक्शन आखिर कब तक, बाजार क्या हो गया करेक्शन, आज का आवाज अड्डा। अब बात जोमेटो की कर लेते हैं। 22 अक्टूबर को फंड जुटाने को लेकर जोमेटो की एक बोर्ड बैठक है। CNBC TV 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कंपनी का बोर्ड 8,500 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दे सकता है। डिटेल के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी निमेश शाह। तो निमेश, बताएं जोमेटो का फंड जुटाने पर क्या है ये पूरा मामला, क्या एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके पास? आपने बहुत सही बोला कि बहुत लोग कंफ्यूजन थे कि क्यों पैसा रेज करें जबकि ऑलरेडी उनके पास कैश है। ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ का कैश पड़ा है उनके बुक्स पे। बट देयर इज एक टेक्निकल रीज़न है कि ये लोग जोमेटो फंड रेजिंग करने वाला वाया QIP, जो मुझे समझ में आया फ्रॉम मेरे सोर्सेज से कि ऑलमोस्ट $1 बिलियन जोमेटो रेज करेगा। बोर्ड भी अप्रूव देंगे जोमेटो को रेज करने का ऑलमोस्ट $1 बिलियन, विच इज़ 8,500 करोड़ ऑफ मनी वाया QIP। सो दैट्स जो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे को सोर्सेज से मिला है कि ये लोग कुछ 8,500 करोड़ के आसपास का फंड रेजिंग करेंगे। अब क्यों करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑलरेडी उनके पास कैश पड़ा है, तो कहीं कैश का तो ज़रूरत नहीं पड़ना उनको। इसमें एक बहुत बड़ा टेक्निकल रीज़न है जिसके लिए वो लोग ये शायद फंड रेजिंग कर रहे हैं, और वो टेक्निकल रीज़न ये है कि अगर आप अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो जोमेटो में FDI प्लस FI जो फॉरेन होल्डिंग है वो 50% से ज़्यादा है और डोमेस्टिक का होल्डिंग 50% से नीचे है। इसमें कोई प्रमोटर तो है नहीं, बिकॉज एंटायर होल्डिंग इंस्टीट्यूशन का क्लासिफिकेशन होता है। 50% से ज़्यादा FDI का है और 50% से ज़्यादा डोमेस्टिक का है। अब ये जो फंड रेजिंग होगा, मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये पूरा फंड रेजिंग डोमेस्टिक को दिया जाएगा। उसके चलते जो टोटल होल्डिंग है FDI का और FI का वो 50% से नीचे हो जाएगा। एक बार जब वो 50% से नीचे हो जाएगा, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, कंपनी RBI को लिखेगी कि हमारी कंपनी में आप FDI को कैप कर दो 49% पे। इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि आज के तारीख में ई-कॉम बिजनेस जो है, इंडिया में अगर किसी को भी ई-कॉम करना होता है, ई-कॉमर्स करना होता है, तो उनके लिए बहुत रिस्ट्रिक्शंस होता है अगर FDI का होल्डिंग 50% से ज़्यादा हो तो ब्लिंकिट जो उनका कोर बिजनेस है, जिसको लेकर ज़्यादा वैल्यू इमर्ज हुआ है लास्ट 1 साल में जोमेटो में, अगर उसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए जोमेटो को, तो ये मूव करना बहुत ज़रूरी है कि होल्डिंग कंपनी पे विच इज़ जोमेटो, उस पर FDI का होल्डिंग 50% से नीचे हो जाए। तो एज अ साइड 8,500 करोड़ के आसपास जो लोग जो रेस करेंगे, अगर करंट मार्केट प्राइस पे भी करते हैं, 2,30,000 करोड़ का मार्केट कैप है, करंट मार्केट प्राइस पे भी अगर QIP करेंगे तो 3 से 3.5% के आसपास का डाइल्यूशन होगा। अब जब ये डाइल्यूशन होगा तो ऑटोमेटिकली FDI प्लस FI का होल्डिंग 50% से नीचे हो जाएगा। वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा ऑटोमेटिकली उनको FDI रिस्ट्रिक्शंस में से निकलने के लिए फॉर द ब्लिंकिट बिजनेस, जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखता है और बहुत सारी चीज़ें उनको करनी है। हमने 1-2 एक्सपर्ट से भी बात की इंग्लिश चैनल पर, उनका भी यही ओपिनियन था कि ये बहुत बड़ा ओवरहैंग है, नॉट ओनली फॉर जोमेटो, फॉर ऑल कंपनीज जो FDI रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जोमेटो पैसा रेज कर रहा है डिस्पाइट उनके पास कैश पड़ा है, सो दैट वो एक FDI का होल्डिंग है उसको नीचे ले आए। सो दैट्स द की थिंग। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है, अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो बहुत टाइम से ये सब न्यूएज कंपनीज में बड़ा कंसर्न हुआ था कि चाइनीज़ होल्डिंग बहुत बड़ा था। अगर आप लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो एंड फाइनेंशियल जो बहुत बड़ा इन्वेस्टर हुआ करता था जोमेटो में,
उसने काफ़ी सारा स्टेक बेच दिया है, अभी उनके पास खाली 2% स्टेक बचा है। तो इवन जो चाइनीज़ ओनरशिप है जोमेटो में वो काफ़ी हद तक कम हो गई है, तो वो भी ओवरहैंग अभी बहुत हद तक निकल चुका है। और अगर ये पैसा रेज कर लेते हैं फ्रॉम डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और FDI का जो ओवर कंबाइंड होल्डिंग है वो 50% से नीचे आ जाएगा, तो एक बड़ा ओवरहैंग इवन फॉर ब्लिंकिट जो लोगों को कंसर्न है वो हट सकता है। एंड आई थिंक दैट इज़ द रीज़न वाई ये बोर्ड मीटिंग में आई थिंक बोर्ड विल अप्रूव नियरली $1 बिलियन फंड रेजिंग, जिससे FDI का होल्डिंग कम हो जाए। जी, बहुत शुक्रिया निमेश इस डिटेल जानकारी के लिए। अब बात हवाई यात्रियों की। हवाई यात्रियों को अक्सर कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन क्या है वो दिक्कतें, किस एयरलाइंस के खिलाफ सबसे ज़्यादा, ये सारी डिटेल छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार। अब कुछ और खबरें। अब बात हवाई यात्रा की। हवाई यात्रियों को अक्सर कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यात्री सबसे ज्यादा शिकायत किस बात की करते हैं? DGCA के डेटा के साथ मौजूद है अब हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहन सिंह। तो रोहन, कौन सी शिकायतें हैं जो लिस्ट के टॉप में आती है और क्या इनका कोई निराकरण होता है एयरलाइंस की तरफ से? जी, अगर शिकायतों की बात करें तो सबसे ज़्यादा शिकायतें आपके फ़्लाइट बोर्ड करने के बाद आती है। करीब 40% लोगों ने फ़्लाइट संबंधी समस्याओं को लेकर शिकायतें दर्ज की हैं। इसमें से सीट को लेकर शिकायत हो सकती है या फिर जब आप बोर्ड करते हैं उसके बाद कोई और समस्या आती है। तो दूसरे नंबर पर आता है बैगेज। करीब 19.2% लोगों ने बैगेज को लेकर शिकायतें दर्ज की है। रिफ़ंड को लेकर लगभग 10% लोगों ने शिकायतें दर्ज की हैं। इसके बाद कस्टमर सर्विस का नंबर आता है। लगभग 9.4% लोगों ने कस्टमर सर्विस को लेकर शिकायत दर्ज की है। दिव्यांगता को लेकर 0.4%, स्टाफ का व्यवहार को लेकर 6.3% लोग नाखुश हैं। केटरिंग को लेकर 2.2% लोग नाखुश हैं और किराए को लेकर 0.4% और अन्य जो बाकी समस्याएं हैं उसको लगभग 11% लोग उसको लेकर नाखुश दिखते हैं। वहीं अगर हम एयरलाइन वाइज अगर देखें किस एयरलाइन को लेकर लोग ज़्यादा नाखुश हैं तो और भी रोचक आंकड़े सामने आते हैं। सबसे पहले नंबर आता है स्पाइस जेट का। 329 शिकायतें आ गई है। कुल मिला के शिकायतें लगभग 765 है, उसमें से लगभग आधी अकेले स्पाइस जेट को लेकर है, जबकि स्पाइस जेट का जो मार्केट शेयर है वो सिर्फ 2% है, लेकिन शिकायतें लगभग 50% हैं। इसके बाद नंबर आता है एयर इंडिया का 233 शिकायतें, इंडिगो का 139 शिकायतें। इसके बाद अगर हम बात करें अलायंस एयर को लेकर 12 शिकायतें आई हैं, अकासा को लेकर 29 शिकायतें और विस्तारा को लेकर सिर्फ 4 शिकायतें आई हैं। और अगर हम पूरे साल की बात करें यानी कि जनवरी से लेकर सितंबर में अब तक कितनी शिकायतें आई हैं तो कुल मिला के लगभग 7500 शिकायतें आई हैं। इसमें भी स्पाइस जेट का नंबर सबसे ज़्यादा है, हर महीने टॉप पे रही है शिकायतों को लेकर। 3226 शिकायतें स्पाइस जेट को लेकर दर्ज की गई हैं। एयर इंडिया को लेकर 1821 शिकायतें हैं और इंडिगो को लेकर लगभग 1041 शिकायतें दर्ज की गई हैं पूरे साल की अगर हम बात करें तो। जी, तो ये रोहन बता रहे थे किस तरह की शिकायतें हैं, कितनी शिकायतें और क्यों हवाई यात्रियों को इतनी शिकायतें आती हैं और कैसे होता है इनका निपटारा। क्या आपकी भी कोई शिकायत है? आज इसी पर होगी बात। देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर, जहां पर हम इसी की बात करेंगे। प्लेन का सफ़र, लेकिन कंप्लेन का क्या हाल है? सफ़र प्लेन का हाल, कंप्लेन का आज का कंज्यूमर अड्डा 5:57 पे, माफ़ कीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 और 23 अक्टूबर को रूस की यात्रा करेंगे। वो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी होनी है। कजान में ये समिट हो रहा है, इसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी आ रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के अलावा दूसरे राष्ट्राध्यक्षों से भी पीएम मोदी की वार्ता हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन के निमंत्रण पर पीएम मोदी की इस साल रूस की ये दूसरी यात्रा होगी। दोनों देश फिर से रिश्तों को मजबूत करने के लिए चर्चा कर सकते हैं। इससे पहले वो जुलाई में भी रूस गए थे। इजरायल ने पिछले साल 7 अक्टूबर के हमले के मास्टरमाइंड हमास प्रमुख याह्या सिनवार को मार गिराने का दावा किया है। विदेश मंत्री इजरायल के काट्स ने पुष्टि की है इस बात की, और गुरुवार को इजरायल ने याह्या के अलावा 3 और आतंकवादियों को मार गिराने का दावा किया है। बुधवार को इजरायल ने गाजा की एक इमारत पर हमला किया था। गुरुवार को जब इजरायली सैनिकों ने इस इमारत में घुसे तो उन्हें याह्या सिनवार के मारे जाने की खबर मिली। पहले भी एक बार सिनवार के मारे जाने का दावा किया गया था, लेकिन ये खबर गलत निकली थी। याह्या सिनवार
को अगस्त में तत्कालीन हमास चीफ इस्माइल हनिया के मारे जाने के बाद हमास की कमान सौंपी गई थी। सिनवार 1982 में हमास की स्थापना के समय से संगठन से जुड़ा रहा है। सिनवार पहले हमास की सुरक्षा विंग का प्रमुख रह चुका है। इजराइल ने उसे एक बार गिरफ्तार भी किया था, तो उसने इजरायली जासूस बताकर अपने ही 12 साथियों की हत्या का गुनाह कबूल किया था। इसीलिए उसे खान यूनिस का कसाई भी कहा जाता है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर खबरों का सिलसिला जारी है और आपके मनपसंद कार्यक्रम भी। और आप और जल्दी सारी खबरों को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसका एक और बेहतरीन तरीका है, सिर्फ एक क्लिक पर, एक पुश पर आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपने फ़ोन पे, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे या फिर पाम टॉप पे कहीं भी एक्सेस कीजिए और खबरों का ताज़ा डोज आपके लिए तैयार होगा। नमस्कार।